हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लान फ्रॉम एजुकेशन। मैं प्रशांत त्रिपाठी आपका बायोलॉजी मेंटर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही जबरदस्त और ऑसम सेशन, जिसमें कि आज हम बात करेंगे क्लास 8 बायोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकेंड लेक्चर के बारे में, जिसको हमने पिछले जहां पर छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज देखने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ ब्लड। और जब हम फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करते हैं, देखिए हम ब्लड के बारे में हर बात कर चुके हैं। आज जो हम फंक्शन की बात करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला फंक्शन देखिए, ब्लड क्या होता है? ब्लड पूरी बॉडी में कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। और जब कनेक्ट करता है तब इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आ गई बात कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। करेगा क्या एग्जैक्टली जितना भी आप देखोगे कि आपके स्टमक में ये क्या हो गया, आपका ये स्टमक वाला पोर्शन हो गया। आप स्टमक वाले पोर्शन के बाद देखते हो तो आता है आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन। और इंटेस्टाइन वाले पोर्शन से जितना भी फूड होगा उन सबको एब्जॉर्ब करके पहुंचाने का काम या स्टोरेज कराने का काम कहां तक? लिवर तक ले जाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया कि ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है जितना भी फ्लूइड है या जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उन सबका लिवर तक या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इन बॉडी के जहां जहां इसका यूज होता है। दूसरे फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये कैरी कराता है ऑक्सीजन को, और उसके साथ ही साथ आप देखोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कराता है। अच्छा, यहाँ पर दो चीज देखिएगा कि जब ऑक्सीजन को कैरी कराता है तब कौन सा पिगमेंट होता है जिसको हम हेमियोग्लोबिन बोलते हैं। और इन कंपेयर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को कराने वाला प्लाज्मा भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कराने वाला हेमोग्लोबिन भी होता है। तो ये भी बात हमको समझ में आ गई। तीसरी बात जो हम करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को, बहुत ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ये पूरी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद किडनी वगैरह से भी किडनी वगैरह तक पहुंचाता है। और उसके बाद वहां से बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर किया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है। आपको ये बात पता है कि किडनी जो होता है ये क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या होता है? फिल्टरेशन का ऑर्गन होता है। चौथे जब हम फंक्शन की बात करते हैं इसमें, तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है? वाटर बैलेंस करने का काम करता है। क्या करता है ये? वाटर बैलेंस करने का काम करता है। पांचवी बात जब हम करते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या समझ में आता है कि ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। और टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है भाई? देख लीजिए, अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है या हमारा ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? वार्म होता है। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि गुस्सा आई तो खून उबल गया, बिल्कुल, तो खून उबल गया। उबल गया मतलब कि उबलेगा तो कैसा होगा? वार्म होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, कौन? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। इन कंपेयर अगर आप देखोगे तो जो एक्वेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में क्या अंतर है? जब आप वार्म ब्लडेड की बात करते हो तो ये अपना टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये बात समझिएगा, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इन कंपेयर जब आप कोल्ड ब्लडेड की बात करेंगे तो ये कर पाएंगे। इसीलिए वार्म ब्लडेड जो होते हैं इनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने ब्लड को वार्म रखना है। देखिए ये बात हो गई। अब इसके बाद हम छठे जब फंक्शन की बात करते हैं, तो जैसे हमारी बॉडी में कभी भी कोई कट वगैरह लग जाता है, जैसे हमने कहा कि ये भाई किसी का हाथ है, लो राहुल एक लड़का है उसका हाथ है और यहाँ पर कट लग गया। अब जब कट लगेगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे बेटा ब्लीडिंग शुरू होती है यहाँ पे, तुरंत ही हमको समझ में आता है कि यहाँ पर क्लॉट बन जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। बात समझ में आ गई? तो भैया इतनी बातें जो हमने की है बेटा, ये किसकी बात हो गई? ये सब बात हो गई है फंक्शन ऑफ ब्लड की। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? देखो दूसरा टॉपिक आ गया। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक, देखो जब भी हम लोग ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स हमेशा तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली ब्लड वेसल जो होती है उसको हम बोलते हैं वेन्स। दूसरी जो होती है उनको हम बोलते हैं आर्टरीज। और तीसरी जो हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरीज बोलेंगे। जब भी बेटा आप बात करते हैं वेन्स की, याद रखिएगा, जब भी आप वेन्स की बात करेंगे तो हमेशा हमेशा ये क्या करेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और सर डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब क्या है? बेटा आप ये बोल सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, या आप बोल सकते हो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है ये इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है।
इन कंपेयर जब आप बात करते हैं आर्टरीज की, तो आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं, बताते हैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी। अब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगी, और जहां पर इसको इम्प्योर कहा जा रहा था वहां पर इसको क्या कहा जाएगा, इसको हम लोग प्योर ब्लड बोलेंगे। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए भाई अब बात करते हैं। अच्छा एक चीज आप और देखिए कि जहां पर हम कैपिलरीज की बात करते हैं बेटा, कैपिलरीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जहां पर आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर कौन पहुंच जाती हैं, कैपिलरीज पहुंच जाती हैं। जैसे अगर आप बोन के अंदर देखोगे तो बोन के अंदर स्पेस होती नहीं है, और स्पेस नहीं होगी तो यहाँ पर ना वेन पहुंच पाएगी ना आर्टरी पहुंच पाएगी, तो उसे कौन पहुंच जाएगी, कैपिलरी पहुंच जाएगी। चलो अब देखते हैं यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमने बना दिया आर्टरी, ये हमने बना दिया वेन, और उसके कैपिलरी बनाते हैं अभी। ठीक है, देखिए जब आप आर्टरी की बात करते हैं तो बेटा इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा एक चीज कि इसके अंदर का देखो यहाँ पर भी ऐसे होगा और यहाँ पर भी ऐसे होगा, दोनों जगह पर मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक, अब आप जब इसमें देखते हो, इस जगह पर देखते हो, किसकी बात करें, आर्टरी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर वेन। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर का जो स्पेस होता है जहां पर ये फ्लो करता है ब्लड, वो बहुत ज्यादा नैरो होता है। क्या होता है, नैरो होता है। इन कंपेयर जब आप यहाँ पर बात करते हो तो इनका स्पेस बहुत ज्यादा वाइड होता है। क्या होता है, वाइड होता है। और वाइड होता है उसी की वजह से एक चीज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, क्या कि जब इसमें आप, सिंपल सी बात है, आप किसी पाइप को आगे से दबा दो, तो जब पाइप को आगे से दबा दोगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। बेटा यहाँ पर स्पेस कम हो गई है, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और इन कंपेयर जब आप यहाँ पर बात करोगे तो यही प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसा हो सकता है भाई, देखो प्रेशर से यहाँ पर बह रहा है, जब यहाँ पर प्रेशर से बह रहा है तो बहुत इजीली ब्लड फ्लो करता जाएगा, और ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ब्लड का ब्लैक फ्लो नहीं होगा। इन कंपेयर जब आप बात करते हो वेन्स की, तो यहाँ पर ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं, और जब ब्लड के ब्लैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं तो उससे बचाया जाना चाहिए। और जब बचाना चाहिए तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर ऐसे करके यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, ऐसे समझो कि ये है ऐसे और ब्लड इधर से आ रहा है, ये इधर ऐसे मारेगा इसको और ये खुल जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। अब ये इधर नहीं जाएगा, तो क्या हो गया, ब्लड जो इधर पहुंच गया है वो इधर वापस नहीं जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल वॉल्स पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? कोई दिक्कत इसमें? चलिए भाई अब देखते हैं यहाँ पे कैपिलरीज क्या है। बेटा यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्टरीज डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर के यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज बनाती हैं, और कैपिलरीज के बाद आप देखोगे तो यही कैपिलरीज आगे जाकर के क्या बनाती हैं, यही कैपिलरीज आगे जाकर के वेन्स बनाती हैं, और जब ये कंबाइन कर जाएंगी तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर आप बहुत सारे नेटवर्क ऐसे बोल सकते हो। और यही नेटवर्क जो है वो ब्लड को उन जगह पर सप्लाई कराने का काम कराता है जहां पर आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच सकती हैं। फिर से याद रखिएगा, वेन्स जो होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो आर्टरी होंगी ये क्या करेंगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। बात समझ में आ गई? यहाँ पर आपकी बात हो गई है इन सब चीज की। अच्छा एक चीज आप और देखिए कि जब आप आर्टरीज की अंदर की वॉल की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये पतली सी आर्टरी है, आप इसके अंदर की वॉल की बात करोगे बेटा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंडोथीलियम बोलते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए ये यहाँ तक बात हो गई है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरी चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज हार्ट। ठीक, जब आप हार्ट की बात करते हो तो हार्ट क्या होता है बेटा, हार्ट होता है पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन सबसे पहली बात क्या करेगा, ये हमारे बॉडी का टुल्लू पंप होता है, मतलब कि ये ब्लड को फ्लो कराने का काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ अवे फ्रॉम द हार्ट और टुवर्ड्स द हार्ट, दो अलग बातें हैं यहाँ पे, समझिएगा। अच्छा देखिए अब कुछ चीजें इसमें और हैं, जब भी आप हार्ट की बात करते हो तो ये क्या होता है, ये एक क्लोज्ड फिस्ट, मतलब कि एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये क्लोज फिस्ट के बराबर होता है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे, तो ये लगभग 225 से लेकर या 225 से लेकर के 340 ग्राम्स का होता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई हमको। अच्छा आप एक चीज और देखिए कि अगर हमने बोला कि ये ऐसे हमने एक ह्यूमन बना दिया, अब आप देखोगे तो इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर डायफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। जब आप डायफ्राम को देखते हो तो डायफ्राम के नीचे वाला पोर्शन और डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन, तो बेटा जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज चेस्ट कैविटी।
तो जब यहाँ पर चेस्ट कैविटी को देखते हो आप, तो हार्ट कहाँ पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है आपका चेस्ट कैविटी में। कहाँ पाया जाएगा? चेस्ट कैविटी में। ये भी बात समझ में आ गई हमको। अच्छा, एक चीज आप और देखिए, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो हाथ है वो मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड है तो बॉडी का ये लेफ्ट पार्ट हो गया। हार्ट कहाँ पाया जाएगा? बॉडी के लेफ्ट पार्ट है, मतलब इस जगह पर पाया जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हार्ट कहाँ पाया जा रहा है? बॉडी के लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज आप और देखिए कि जो हार्ट होता है ये एक तरह की स्पेशल मसल से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कार्डियक मसल। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई हमको कि ये किससे मिलकर बना होता है? कार्डियक मसल से। इसीलिए हम बोलते हैं, और ये कार्डियक मसल जो है ये लाइफ टाइम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइफ टाइम बोलो या लाइफ लॉन्ग बोलो, लाइफ लॉन्ग बोलो, ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं। और अगर ऐसा हो गया कभी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना बंद कर दिया, तो तुरंत ही आपकी डेथ हो जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ब्लड क्या करता है? ब्लड दो चीज कराता है। हार्ट दो चीज कराएगा, मतलब एक तो उससे अवे भेजेगा, हार्ट से अवे मतलब पूरी बॉडी तक ब्लड भेजेगा, और एक बार पूरी बॉडी से ब्लड को लेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक बार टूवर्ड्स द हार्ट जाती है चीज और एक बार अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए भाई, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी जल्दी से। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब भी हम हार्ट की बात करते हैं, देखो एक चीज आप और देखिए, हम देखो बहुत गंदा सा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हार्ट का। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, स्कूल में मत बना दीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। समझ लीजिए, अच्छे से बनाइएगा वही स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में बना हुआ है। चलिए भाई, देखते हैं यहाँ पे, तो हार्ट जो होता है ये हमने बना दिया है, तो बड़ा गंदा सा हार्ट मैंने बना दिया। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है, ये हमने हार्ट बना दिया। और इसमें यहाँ पर ऐसे भी होता है। ठीक, कुछ लोग कहेंगे गुरु जी आपकी ड्राइंग बड़ी खराब है। हाँ बेटा, थोड़ी सी है। ठीक, मैं आपको समझाऊंगा बड़ा अच्छे से। चलो भाई, अब देखते हैं, तो हार्ट जब लेफ्ट कैविटी में पाया जाता है बेटा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके बाहर एक तरह की कैविटी पाई जाती है। और जो बाहर एक तरह की कैविटी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और एक चीज आप और समझिए कि जब पेरिकार्डियल कैविटी होती है, तो इस कैविटी के अंदर एक तरह का फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको याद रखिएगा बात, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और यही पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर आप दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हार्ट को किस किस चीजों से? दो चीजों से, एक होता है शॉक और एक होता है जर्क। इन दोनों से बचाने का काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ यही पेरिकार्डियल फ्लूइड करेगा, या आप बोल सकते हैं जो बाहर पेरिकार्डियल कैविटी पाई जा रही है। एक चीज आप और देखिए कि जैसे यहाँ पर कैविटी पाई जा रही है पेरिकार्डियल, वैसे ही अगर आप लंग्स की बात करते हो, तब यहाँ पर कौन सी कैविटी पाई जाती है बेटा? यहाँ पर पाई जाती है प्लूरल कैविटी। कौन सी कैविटी होगी? प्लूरल कैविटी। चलो भाई, ये भी बात समझ में आ गई हमको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी बात जो हम करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि अब हम समझने जा रहे हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक, और हार्ट का स्ट्रक्चर समझने से पहले दो तीन चीजें समझो कि हार्ट जो होता है वो कैसा होता है बेटा? फोर चेम्बर्ड होता है। कैसा होता है? फोर चेम्बर्ड होता है। अब फोर चेम्बर में बना दूंगा, देखो भाई कौन कौन से चेम्बर में बना रहा हूँ, कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ? रेड कलर लेता हूँ, लाल कलर का हार्ट है हमारा। ठीक, देखो एक चेम्बर मैंने ये बना दिया, फिर से गंदा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक चेम्बर मैंने ये बना दिया, और एक चेम्बर जो है बेटा वो मैंने ये बना दिया। ठीक, अब आप देखिए दूसरा चेम्बर जो बना दिया मैंने वो कहाँ बना दिया? ऐसे बना दिया। और दूसरा चेम्बर जो बना दिया मैंने वो कैसे बना दिया बेटा? मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब इसके बाद देखते हैं आप, तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ ज्यादा ही गंदा बना है। ठीक है, इसको थोड़ा सही नहीं करेंगे, रहने दो। अब देखो इधर वाला पार्ट जो होता है ये राइट वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज राइट ऑरिकल। क्या बोल रहा हूँ मैं? राइट ऑरिकल। और ये वाला पार्ट जो होगा इसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। इसको लिखते भी जाइएगा और समझते भी जाइएगा। उसके बाद बेटा ये वाला पार्ट जो होता है दिस इज नोन एज लेफ्ट ऑरिकल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे। और इधर साइड में आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? अरे सॉरी, गड़बड़ हो गया भाई, ये लेफ्ट ऑरिकल नहीं होगा, दिस इज नोन एज राइट ऑरिकल। ठीक, और इधर साइड में आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। चलो भाई, इसके बाद देखते हैं। तो आप जब देखते हैं यहाँ पे तो हमको क्या समझ में आता है? हमको ये समझ में आता है कि सर राइट ऑरिकल है, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है बेटा। ये देखो गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पर भी, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, हाँ ठीक है। पता नहीं कितने लोग फोन करते हैं मुझे,
चलो देखो, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ध्यान दीजिएगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो बेटा यहाँ पर जो वॉल्व पाए जाते हैं वो 3 वॉल्व पाए जाते हैं, और ये 3 वॉल्व कौन से होते हैं? इन्हीं को बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 वॉल्व पाए जाते हैं, और बेटा जो ये 2 वॉल्व पाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज नोन एज मिट्रल वॉल्व। एक चीज आप याद रखिएगा कि जब आप इसके और इसके बीच में देखते हैं तो ये इसको और इसको सेपरेट करता है, ये इसको और इसको सेपरेट करेगा। जो भी ब्लड यहाँ पर आएगा वो यहाँ से यहाँ आएगा, और जो भी ब्लड यहाँ पर आएगा वो यहाँ से यहाँ आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक वॉल्व आपको और देखने को मिलता है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये वाले लेते हैं। अब आप देखते हैं तो एक वॉल्व आपको इस जगह पर देखने को मिलता है, और बेटा इस जगह पर जो आपको वॉल्व देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेमी ल्यूनर वॉल्व। अभी बताते हैं इसको सेमी ल्यूनर वॉल्व क्यों बोलते हैं। देखो, कभी आपने ल्यूनर इक्लिप्स देखा है? ल्यूनर इक्लिप्स में आप देखोगे तो चंदा मामा जो होते हैं हमारे वो हाफ हो जाते हैं, और बेटा हाफ हो जाते हैं तो सेम ऐसा ही वॉल्व पाया जाता है यहाँ पे, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो बेटा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मतलब कि राइट, गड़बड़ लिख दिया मैंने, देखो यार राइट वेंट्रिकल नहीं होगा, ये लेफ्ट ऑरिकल है तो ये ना लेफ्ट वेंट्रिकल होगा ना। देखो ये कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है, वो कंफ्यूजन कर रहा है, फोन के चक्कर में सब मामला गड़बड़ा जाता है बेटा तुम लोगों का। चलो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, और इसको भी हटा दो यहाँ से। ठीक, ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। अब साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक, क्योंकि इसको कंफ्यूज करेंगे दिक्कतें हो जाएंगी। इसको भी हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया, लो भाई मैंने। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये हमने लिख दिया है यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला एक यहाँ पर क्या होता है? एओर्टा होता है। क्या होता है? एओर्टा होता है। एओर्टा ये बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। उसके बाद आप एक और चीज देखेंगे यहाँ पे, बस इतने वॉल्व पाए जाते हैं जो आपके काम के हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक ऊपर से यहाँ पर क्या आती है? वेना कैवा आती है। क्या आती है बेटा? वेना कैवा आती है, इसको याद रखिएगा। और ऊपर से आ रही है इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज सुपीरियर वेना कैवा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सुपीरियर वेना कैवा। और नीचे से एक वेना कैवा आती है, और इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि ये जो बना हुआ है इसको 3D स्ट्रक्चर समझो। ये हार्ट है, हार्ट के नीचे से आ रही है, बट ये नीचे से अंदर नहीं घुस रही है, ये पीछे से होते हुए ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से नीचे जो आ रही है ये भी इसकी ओपनिंग जो होगी वो कहाँ होगी? सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग तो यहाँ पर होगी, और जो इंफीरियर वेना कैवा है इसकी भी ओपनिंग यहीं पर होगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? इसको हमने नाम दे दिया है इंफीरियर वेना कैवा। वेना कैवा। बात समझ में आ गई? इतनी कोई दिक्कत इसमें? इतनी ही बातें आपको समझनी है। अच्छा, एक चीज आप और समझिए कि जो यहाँ पे ये बॉल ऐसे लटके थोड़े ना होते हैं, यहाँ पर भी एक तरह की मसल्स पाई जाती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको भी नोट कर लो। ठीक है, इतना नोट कर लिया है। चलो भाई अब हम लोग देखते हैं आगे, तो इसको रख कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आप इसको हटा दे रहा हूँ, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद फिर अब हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे फंक्शन करता है हार्ट। और जब बेटा हार्ट की फंक्शनिंग देखते हैं आप, तो फिर से हम यहाँ पर वैसे ही बना देंगे स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले बनाया था। अब की बार हार्ट थोड़ा अच्छा बनाएंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे करके और ऐसे बना दो भाई, ऐसे बना दो हार्ट। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे ये 4 चैम्बर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अब आप देखते हो तो ऊपर के 2 क्या है बेटा? ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका क्या है? लेफ्ट ऑरिकल है। सही से लिखूंगा आपकी बात। यहाँ पर क्या है? राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। समझ में आ गई सर बात तुमको? अब आप देखिए तो पूरी बॉडी से, मतलब कि हमने आपको बताया था ना कि जब आप बॉडी को देखते हो तो बॉडी का नीचे वाला पार्ट अलग है, ऊपर वाला पार्ट अलग है, ये वाला। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं लोअर हाफ बॉडी पार्ट। और जब बेटा आप लोअर हाफ बॉडी पार्ट की बात करते हो तो लोअर हाफ बॉडी पार्ट से पूरा इम्प्योर ब्लड, क्या मैं बोल रहा हूँ? पूरा इम्प्योर ब्लड कौन लेके आ रहा है? इंफीरियर वेना कैवा, जो कहां से बनाई थी मैंने? जो नीचे से बनाई थी, अपनी कॉपी में देखो। इंफीरियर वेना कैवा नीचे लोअर हाफ बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को ला रही है, और कहां पर भर दे रही है? पूरा भर देगी ला करके इस जगह पर। तो इम्प्योर ब्लड है तो लो इस कलर से बना दिया मैंने यहाँ पे। अब आप देखते हो
तो इसी टाइम पे सुपीरियर वेना केवा भी तो इम्प्योर ब्लड लेकर के आएगी, और कहाँ से लेके आएगी, अपर हाफ बॉडी पार्ट से लेके आएगी। कहाँ से लेके आएगी, अपर हाफ बॉडी पार्ट से। तो क्या किया मैंने यहाँ पर ये किया है कि यहाँ पर आकर के ब्लड पूरा का पूरा भर गया है। अब ये ब्लड क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, किसके ऊपर बेटा, प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, और जैसे ही प्रेशर लगाता है तुरंत ये वॉल्व खुल जाएंगे। कौन से, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे, और जैसे खुल जाएंगे तो यहाँ पे जितना ब्लड है वो कहाँ भर गया, वो सारा ब्लड यहाँ पर भर गया। और जैसे ही यहाँ पर ब्लड भर जाता है तुरंत ही ये ब्लड प्रेशर लगाता है किस पे, वेंट्रिकल की वॉल पे। और जब वेंट्रिकल, कौन सा, ये वाला वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं, वेंट्रिकल की वॉल पर प्रेशर लगाएगा, और यहाँ पर जो सेमी ल्यूनर वॉल था, ये वाला वॉल खुल जाएगा। और जैसे ही ये वॉल खुलेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक और वेसल जाती है, और ये वेसल कहाँ तक जाती है बेटा, ये वेसल जाती है टू द लंग्स। और जब ये लंग्स तक जाएगी तो ये इकलौती ऐसी आर्टरी है, क्या मैं बोल रहा हूँ, इकलौती ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम देते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमको। अब ये लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से जितना ब्लड है उसको प्यूरिफाई कर दिया जाएगा, और प्यूरिफाई करने के बाद, ध्यान समझिएगा, प्यूरिफाई करने के बाद सारा ब्लड जो है वो कहाँ पर ले आया जाएगा। अब ये जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। और प्योर ब्लड आ रहा है तो भाई प्योर ब्लड को लाल कलर से बनाया था, ये प्योर ब्लड आ रहा है। और प्योर ब्लड कहाँ भर रहा है बेटा, भर रहा है लेफ्ट ऑरिकल में। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट ऑरिकल में देखो भर गया यहाँ पे। तो हम क्या बोलते हैं कि सर जो यहाँ पे वेसल लेके आ रही है प्योर ब्लड को, ये इकलौती ऐसी वेन होती है जो प्योर ब्लड को कैरी करती है। अभी मैंने बताया इकलौती ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। और जब प्योर ब्लड को कैरी करेगी दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेन। बात समझ में आ गई इतनी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम बोलते हैं तो यहाँ पर ब्लड भर गया पूरा, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर पाए जाएंगे वॉल्स। अब ये वॉल्स क्या होंगे बेटा, प्रेशर लगेगा इस पे, तो प्रेशर लगाएगा ना यहाँ से, और जब ब्लड प्रेशर लगाएगा इस पे तो ये वॉल्व खुल जाएंगे। और जैसे ये वॉल्व खुलेंगे इस पूरे इसमें क्या होगा, ब्लड यहाँ पर भर जाएगा। और समझिए बात, जैसे ब्लड भरता है तुरंत ही ये नीचे एओर्टिक वॉल्व जो है इस पर प्रेशर लगाएगा, और यहाँ पर एओर्टा खुल जाएगी। अब ध्यान दीजिए उस बात को कि जो यहाँ पर वेन थी, ये वेन छोटी छोटी होती हैं, और ये छोटी छोटी वेन मिल करके एक कंबाइंड बड़ी वेन बनाती हैं, जो सबसे बड़ी वेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेना कैवा बोलते हैं। और ये वेना कैवा आपने कहाँ देखा है, अभी आपने यहाँ पर देखा है। इन कंपेयर जब आप बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या बोला है, ये एओर्टा आगे जा करके क्या बनाती है बेटा, छोटी छोटी आर्टरीज बनाती है। और जब छोटी छोटी आर्टरीज बनाती है तो यही आर्टरीज क्या करेंगी, अब प्योर ब्लड को ले जाने का काम करेंगी। और वो प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, वो प्योर ब्लड इस जगह से आ रहा है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें, चलिए भाई। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो देखा हुआ है वो हमने देख लिया है हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में, कि हार्ट कैसे कैसे फंक्शन करता है। अब हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। देखो बच्चों, हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये दोनों हमने क्या बना दिए, बहुत गंदे हिस्टोरिकल बना दिए मैंने, पाइथागोरस बहुत खराब मेरी। ठीक है, और उसके बाद नीचे मैंने क्या देखा था, नीचे हमने देखा था कि ऐसे हमने क्या बना दिए, यहाँ पर वेंट्रिकल्स बना दिए हैं। भी समझ में आ गई हमको बात। सर आपने ये बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं, एक वॉल प्रेजेंट होता है, एक वॉल जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब 3 वॉल प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर 2 वॉल प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। और यहाँ पर आप देखते हो तो ये बाइकस्पिड वॉल्व है, या इसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। और जो ये वाला वॉल्व था इसको हम क्या बोलते थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते थे। क्या बोलते थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते थे। और इसके साथ ही साथ में आपने देखा था कि यहाँ से नीचे क्या आ रही थी, एओर्टा आ रही थी। क्या आ रही थी बेटा जी, एओर्टा आ रही थी। अब एओर्टा के ऊपर आपने देखा तो यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व पाया जा रहा था, ये भी हम बात समझ में आ गई थी हमको। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखा था यहाँ पर क्या भर रहा है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड भर जा रहा है। क्या भर जा रहा है, इम्प्योर ब्लड भर जा रहा है। और यहाँ पर क्या भर जा रहा है, यहाँ पर भर जा रहा है प्योर ब्लड। क्या भर जा रहा है, प्योर ब्लड भर जा रहा है। अब ये इम्प्योर ब्लड प्रेशर लगाएगा इस पे, और ये इम्प्योर ब्लड प्रेशर लगाएगा इस पे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये प्योर ब्लड आ रहा है
फ्रॉम द लंग्स, ये सारी बातें बता चुका हूँ। और इम्प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, जो वेना केवा लेके आ रही है, नीचे से इंफीरियर वेना केवा और ऊपर से सुपीरियर वेना केवा। अब ला कर क्या कर देगी, यहाँ भर देगी ब्लड, और ब्लड जो होगा वो पूरे इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर भर जाएगा। अब कब भरेगा, जब ये प्रेशर लगाएगा और ये वॉल्व खुल जाएगा, और सेम ऐसे यहाँ पर ही प्रेशर रहेगा और ये वॉल्व भी खुल करके जितना ये ब्लड होगा वो सब यहाँ भर जाएगा। तो एक हमको समझ में आ गई बात कि सर आप बताना चाहते हो कि ये वाला वॉल्व जो है ये खुल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वॉल्व कब खुलेगा बेटा, दूसरा वॉल्व अब देखो यहाँ पर इसमें भर गया, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर बहुत तेजी से लग रहा है, प्रेशर हाई हो रहा है, और जब प्रेशर हाई हो रहा है तो ये किस पे प्रेशर लगाएगा, ये इस पर प्रेशर लगाएगा। किस पर प्रेशर लगाएगा, ये इस पर प्रेशर लगाएगा, और जैसे इस पर प्रेशर लगाएगा बेटा इसी टाइम पर ये वाला वॉल्व जो है ये प्रेशर लगाएगा इस पर। तो यहाँ पर आप देखिए तो क्या क्या खुल रहा है, एक साथ सेमील्यूनर वॉल्व खुल रहा है और नीचे का एओर्टिक वॉल्व खुल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेमील्यूनर वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व ये एक साथ खुल रहे हैं, और एक साथ ही यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल रहे हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व पहले खुलेंगे, सेमील्यूनर एओर्टिक वॉल्व बाद में खुलेंगे। और जब बेटा ऐसा होता है तब इसी को हम क्या बोलते हैं, पहला जब खुलता है तब लब आवाज आती है, और दूसरा जब खुलता है तो डब आवाज आती है। और बेटा यही लब डब जो है वो मिलकर क्या बना देगा, आपका हार्ट बीट बना देगा, और यही हार्ट बीट अल्टीमेटली कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट हमको देखने को मिल जाती है। बात समझ में आ गई, इतनी बहुत बेसिक सी बात थी जिसको समझना बहुत जरूरी था, ये आप लोग समझ गए हैं अब बात। तो यहाँ हमारी हार्ट बीट की बात खत्म हो गई। अच्छा एक बात और आती है जिसको हम बोलते हैं पल्स। पल्स का मतलब क्या होता है बेटा, पल्स का मतलब सिंपल सिंपल इतना होता है, देखो यहाँ पर बना रहता हूँ एक हाथ, ये देखो ऐसे हाथ हो गया ये, ठीक, ये देखो किसी बच्चे का हाथ है। अब डॉक्टर देखते हो तो डॉक्टर कहाँ छूता है, डॉक्टर यहाँ पर छूता है और कहता है, ऐसे पकड़ता है और कहता है आपकी पल्स ऐसी चल रही है, आपकी पल्स वैसी चल रही है। तो एग्जैक्टली क्या है बेटा, ये पल्स की जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेडियल आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेडियल आर्टरी बोलेंगे। अब ये रेडियल आर्टरी हमें एग्जैक्टली बताती है, देखो आर्टरी है तो प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड है तो इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो इसका सेंसेशन मिलता है हमें, और जो ये सेंसेशन मिलता है उसी सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। अच्छा आप पल्स को देखोगे तो पल्स नॉर्मली डॉक्टर उसको देखता है और आपको देख करके बताता है कि आपकी पल्स तेज चल रही है या धीमे चल रही है। दो कंडीशन मैंने बताई है, या तो ये फास्ट चलेगी और या तो ये क्या चलेगी, ये स्लो चलेगी। और जब ये फास्ट चलती है तब बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हाइपरटेंशन, जो एग्जाम टाइम में तुम लोगों को होता है। और स्लो की बात जब आप करते हो तो स्लो में क्या होता है, देखो भाई सिंपल सी बात है कि हार्ट जो होगा वो धीमे धीमे फंक्शन करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो फंक्शनिंग हो जाएगी हार्ट की। तो मैंने क्या बोला है, एक बात हो गई यहाँ पर हाई फंक्शनिंग हार्ट की, तो वो क्या कर देगा, हाइपरटेंशन कर देगा, और लो फंक्शनिंग होगी हार्ट की। इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है वो धीमे धीमे फ्लो कर रहा है, या पल्स जो है वो गिर रही है या वो कम हो जा रही है। तो यही बात हमको समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और देखो कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड प्रेशर से फ्लो हो रहा है ना, और जब प्रेशर से फ्लो हो रहा है तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज की वॉल पे, वेन नहीं, आर्टरीज की वॉल पे लगने वाला जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। और बेटा एक चीज आप और जान लीजिए कि जब ये ब्लड प्रेशर की बात करते हैं हम लोग, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है, लो होगा या हाई होगा। और ये लो या हाई जो है इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिग्नो, स्पिग्नो मैमोमीटर, स्पिग्नो मैमोमीटर बोलते हैं। बात समझ में आ गई इतनी, तो ये भी हमको समझ में आ गई बात, सर इतनी बात हमको बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद एक चीज आप और देखिए, कभी कभी हार्ट को मतलब चेक करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, दैट इज नोन एज स्टेथो, स्टेथोस्कोप का यूज होता है। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो आला होता है जो डॉक्टर टांगे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये भी समझ में आ गई हमको बात। अब इसके बाद एक चीज और आता है कॉन्सेप्ट बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट से क्या मतलब है, देखो भाई कार्डियक अरेस्ट इसको ऐसे समझो कि जब हम अरेस्ट की बात करते हैं तो अरेस्ट का मतलब क्या है, बंद कर दिया है, और बंद कर दिया है, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कार्डियक, मतलब कि यहाँ हार्ट की बात कर रहे हैं। तो जब हार्ट को बंद कर दिया जाएगा, हार्ट बंद करने का मतलब क्या है कि हार्ट यहाँ पर स्टॉप कर देगा किस चीज को, पंपिंग ऑफ ब्लड को। अब ये पंपिंग ऑफ ब्लड देखो एक ही का काम है इसका,
कि पंपिंग ऑफ ब्लड करना हो, ये पंपिंग ऑफ ब्लड को भी बंद कर दे रहा है। बेटा जब ऐसी कंडीशन आती है कि हार्ट स्टॉप कर देता है ब्लड को पंप करना अराउंड द बॉडी, तब इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट। अच्छा एक चीज आप और देखिए कि कार्डियक अरेस्ट जो है ये बहुत सीवियर कंडीशन है, बहुत सीवियर कंडीशन है। ठीक है, इस कंडीशन में इंसान की सीधे सीधे मतलब आप ये देखो कि सांस भी रुक जाती है। ठीक है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि उसका कॉन्शियस जो होगा वो कॉन्शियस नहीं रह जाएगा या अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, और वो डेथ भी हो सकती है उसकी। ठीक, अच्छा इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? देखो सबसे पहले तो एक कॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज का क्या मतलब है? देखो हमने आपको पहले बताया हुआ था हार्ट के बारे में। देखो छोटा सा हार्ट में बना दे रहा हूँ यहाँ पे। अब जब हार्ट को देखते हैं यहाँ पे तो हमको क्या समझ में आता है कि सर पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है, बट हार्ट के अंदर भी तो ब्लड चाहिए। और जब हार्ट के अंदर ब्लड चाहिए तो यहाँ पर हार्ट के अंदर ब्लड पहुंचाने के लिए एक तरह की आर्टरी आती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और बेटा जब कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ही ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है तब वहां से जो ब्लड सप्लाई है वो भी रुक जाती है या हैम्पर हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। उसके बाद आप देखोगे तो लो ऑक्सीजन लेवल, लो ऑक्सीजन लेवल, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लो पोटेशियम लेवल। ठीक है, पोटेशियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो जब लो पोटेशियम लेवल होता है तब भी हमको ये देखने को मिल जाती है बात। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे तो अगर हमारी बॉडी से मेजर ब्लड लॉस हो गया, अगर हमारी बॉडी से मेजर ब्लड लॉस हो रहा है तब भी हमको देखने को मिलती है ये बात। या हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट फेलियर हो गया, मतलब कि हार्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे हमने बहुत इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज कर ली है। क्या कर ली है? इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज कर ली है, तब भी हमको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज का एग्जांपल बताऊं तुम लोगों को एक? अभी तुम लोगों ने देखा है कि डेथ हुई है एक एक्टर की, सिद्धार्थ शुक्ला। वो इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करता था और इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से भी हमको ये कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखने को मिल सकती है। और उसकी ही वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, हमें कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने किस चीज की बात कर ली है? हमने पल्स की बात की यहाँ पे, हमने ब्लड प्रेशर की बात की यहाँ पे, हमने स्फिग्नोमैनोमीटर की बात की यहाँ पे, हमने स्टेथोस्कोप बोला, और कार्डियक अरेस्ट के बाद हमने कोरोनरी आर्टरी आपको डिसीज भी बता दी है। बात समझ में आ गई? अच्छा जो कार्डियक अरेस्ट है उसको कैसे रोका जा सकता है? तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट ट्रीटमेंट है ये, सीपीआर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा? कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टिट्यूशन। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टिट्यूशन, ये अपनी बुक में देखोगे तो आपको दिख जाएगा और वहां से आप आराम से इसका नोट्स बना लेना। कैसे क्या था, जो माउथ टू माउथ दिया जाता है, जो हवा भरी जाती है, देखा होगा आप लोगों ने कई मूवीज वगैरह में। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सीपीआर। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, अब हम लोग किसके बारे में देखने जा रहे हैं? इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप चाहो तो आराम से इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं हम लोग तो किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप। और बेटा ब्लड ग्रुप की बात करते हैं हम, तो ब्लड ग्रुप देखो सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका क्या नाम था, दैट इज नोन एज कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक, और कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने सबसे पहले बताया ब्लड ग्रुप के बारे में। बेटा हम नॉर्मली अगर अपने अंदर बात करते हैं तो हमारे अंदर कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं? अच्छा ब्लड ग्रुप समझने से पहले दो चीज आप जान लीजिए कि हमारे ब्लड में दो चीजें पाई जाती है। एक पाई जाती है दैट इज नोन एज एंटीजन और एक पाया जाता है दैट इज नोन एज एंटीबॉडी। हमारे ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए अगर कोई मेजर फैक्टर होता है तो वो होता है ये एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या होता है सर? एंटीजन एक तरह की प्रोटीन होती है और बेटा जो ये प्रोटीन होती है ये पाई जाती है और इसी स्पेसिफिक प्रोटीन की वजह से ब्लड ग्रुप अलग अलग हमको देखने को मिलते हैं। और जब अलग अलग ब्लड ग्रुप देखने को हमको मिलते हैं तो हमको कौन कौन से ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं ह्यूमंस के अंदर में? बेटा हमको देखने को मिलता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब आप देखिए यहाँ पे जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन क्या पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। जो ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीजन क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन ए बी होगा और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर नो एंटीजन होगा। तो हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि एंटीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। बात समझ में आ गई? अच्छा एक चीज आप और देखिए कि
कभी कभी ब्लड ग्रुप में ही हमको एक चीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप। कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, ठीक, क्या करते हो? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो या ब्लड दिया जाता है किसी भी एक इंसान से दूसरे इंसान को, तो इस ट्रांसफ्यूजन में हम ये देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला है वो ए वाले को ही ब्लड दे सकता है। क्यों? अच्छा, एक चीज आप और देखिए कि ओ वाला जो है ये इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और जब कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। मतलब कि ये इसको भी ब्लड दे सकता है, ये इसको भी ब्लड दे सकता है, ये इसको भी ब्लड दे सकता है, ठीक। और जब ये तीनों को ब्लड दे सकता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर ब्लड की मैचिंग बहुत जरूरी है। और ब्लड की मैचिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा अगर एंटीजन ए वाला एंटीजन बी से मिल जाता है तो वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये बात हमको समझ में आ गई। और एक चीज आप और देखिए कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो ये ए से भी ब्लड ले सकता है या बी से भी ब्लड ले सकता है, ओ से ले ही सकता है। तो इसीलिए ए बी वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ए बी वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? ये बहुत बेसिक सी बात थी और ब्लड ग्रुप में आप में इतना ही है, और ज्यादा बहुत ज्यादा ब्लड ग्रुप में नहीं है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप में हमने क्या क्या देखा है? ब्लड ग्रुप में हमने सबसे पहले देखा है कि यहाँ पर कार्ल लैंडिस सीनियर ने सबसे पहले इसको बताया है। उसके बाद अच्छा, ये तो हमको समझ में आ गई, बट अगर आप एक चीज देखते हो, देखो आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है। कैसा चार्ट बना हुआ है? क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक लाइन नहीं, ठीक, अरे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और हो गया, हाँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो सुंदर सा बन रहा है। हाँ भाई, यहाँ बन गया सुंदर सा। उसके बाद ये हमने बना दिया एक कॉलम, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए अगर आप एंटीजन ए की बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एंटीजन। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटीजन, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है? यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंटीबॉडी, ठीक। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए ए वाला जो है इसमें कौन कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? देखो यहाँ पर एंटीजन जो है वो पाया जाएगा ए, ठीक। और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है बेटा? एंटीबॉडी पाई जाती है बी। आप देखोगे बी वाला जो होता है इसमें एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए बी वाला जो है इसमें एंटीजन ए भी पाया जाएगा, एंटीजन बी भी पाया जाएगा, बट एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और इन कंपेयर जब आप ओ की बात करते हो तब यहाँ पर एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ओ है ना ये। और यहाँ पर आप देखोगे तो एंटीबॉडी ए भी पाई जाएगी और एंटीबॉडी बी भी पाई जाएगी। ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लो, गंदी सी बन गई लाइन, लो भाई ले लो, गंदी सी लाइन बन गई है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये ऐसे आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है बनाने के लिए, तो आप लोगों को फिर कंफ्यूजन होगा। मैं ये नहीं चाहता आपको कंफ्यूजन, ठीक है। और ए बी वाला जो है ये क्या हो जाएगा? दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा। और जब आप ओ वाले की बात करते हो तब ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं हम लोग। हो गया? चलो भाई अब देखते हैं आगे। तो एक चीज और देख लेते हैं बेटा हम लोग। एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लड बैंक का, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जिसने इसमें सुल्तान मूवी देखी होगी उसको पता होगा कि सलमान खान पूरे टाइम ब्लड बैंक के लिए परेशान रहता है। ब्लड बैंक वो जगह है जहाँ पर अलग अलग तरह का ब्लड ग्रुप हमको देखने को एक साथ मिल जाता है। जो भी जरूरत होती है हमें वो चीज हमें मिल जाएगी, और जो चीज हमें जरूरत नहीं होगी उसको हम लौटा सकते हैं अगर हम चाहें तो। जरूरी है आप लोग जितने भी लोग हो, मेरी अभी तो छोटे हो आप लोग, ठीक है, बट जब भी मौका मिले तो एक बार कभी ब्लड डोनेट करके देखना, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं हम लोग। अब बेटा किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड की, ठीक है। देखो टिश्यू फ्लूइड, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड, और नाम नहीं देते हैं, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ की बात करने जा रहे हैं। ठीक, चैप्टर का एक एक पार्ट कवर करा रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड की क्या होता है? सबसे पहले तो टिश्यू फ्लूइड बेटा जब हम कहते हैं तो ये कौन सा फ्लूइड होता है? ये होता है हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर स्पेलिंग गलत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, हटाओ भाई इसको, ठीक, इसको हटाओ, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ठीक। अब देखिए यहाँ बेटा,
जब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की आप बात करते हैं तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का मतलब क्या है, एक सेल हमने ये बना दी, एक सेल हमने ये बना दी, एक सेल हमने ये बना दी और एक सेल हमने ये बना दी। अब आप देखो अगर तो इन सेल के बीच में ये स्पेस दिख रही है आपको, और बेटा जो ये स्पेस दिख रही है आपको, इस स्पेस में यहाँ पर अगर ये स्पेस ऐसे खाली रहेगी तो यहाँ पे जो भी बॉडी होगी वो रिजिड नहीं हो पाएगी। यहाँ बोलते हैं कि जो भी बॉडी होगी उसका एक स्पेसिफिक शेप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो होते हैं बीच में क्या होता है, यहाँ पर हमें टिश्यू फिल करना पड़ता है, और जब हमें टिश्यू फिल करना पड़ता है तब इसी टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यही टिश्यू फ्लूइड होता है, या इसी को हम इंट्रासेल्युलर टिश्यूज बोलते हैं या इंट्रासेल्युलर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा, एक चीज आप और देखिए कि जो ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है ये हमको कभी कभी देखने को मिलता है कि जो लीकेज होता है, जो लीकेज होता है ब्लड वेसल से, वो भी टिश्यू फ्लूइड हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप प्लाज्मा की बात करते हो, ठीक है, या आप अगर ल्यूकोसाइट्स की बात करते हो, ल्यूकोसाइट्स कौन थे, ल्यूकोसाइट्स बताओ भाई, ल्यूकोसाइट्स जो थे वो डब्ल्यूबीसी थे, और डब्ल्यूबीसी कौन से थे, जो डेड डब्ल्यूबीसी होते हैं वो ला करके यहाँ पर भर दिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए भाई एक चीज और देख लीजिए आप। अच्छा, एक चीज ये तो हो गई इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और उसके एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात होती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये देखिए कि ये इस तरह का फ्लूइड होता है जो सेल जो एब्जॉर्ब करने का काम करता है ऑक्सीजन को और जितने भी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनको, और कभी कभी ये अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराने का भी काम करता है। ठीक है, चलो ये भी हो गई बात, इसको भी रब कर देते हैं। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, हम सीधे बात करने जा रहे हैं लिम्फ की और लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम की, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम की। ठीक है, देखिए लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जैसे आपका ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, क्या करता है, फ्लो करता है पूरी बॉडी में, तो हमने क्या कहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल होगी। अब ये ब्लड वेसल फ्लो कर रही है बेटा, इसके साथ साथ में ही एक और तरह की वेसल फ्लो करती है, दैट इज नोन एज लिम्फ वेसल। क्या, लिम्फ वेसल। और कई चीजें होती हैं जो यहाँ ब्लड वेसल में, जैसे डेड डब्ल्यूबीसी है या डेड प्लाज्मा है, ठीक, प्लाज्मा क्या, जो हम बोलते हैं डेड सब्सटेंसेस है, कुछ जो एंटीबॉडीज आ जाएंगे, जो एंटीजन मर जाएंगे आकर के उनको भी, तो इन सब चीजों को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया जाता है। और जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया जाता है बेटा, तो यहाँ पर जो फ्लूइड फॉर्म होता है, अब फ्लूइड फॉर्म होगा तो आपको ये पता है कि हम बोल रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो होगा वो येलो कलर का हो जाएगा, और देखना चाहो तो पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है, दिस इज ऑफ पेल येलो कलर। ठीक है, अच्छा, ये सब चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। तो बेटा जो ऐसा ये फ्लूइड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज लिम्फ। अच्छा, लिम्फ के आप कंपोनेंट्स देखोगे तो लिम्फ का कंपोनेंट क्या होता है, ठीक, लिम्फ के कंपोनेंट में बेटा सबसे पहला आता है आपका सेल्यूलर पार्ट। क्या आता है, सेल्यूलर पार्ट। इसको लिखने से पहले हम यहाँ पर लिख दें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ। ठीक, चलिए भाई देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ लिम्फ में आपको मेनली दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक आपको देखने को मिलता है सेल्यूलर पार्ट, और एक आपको देखने को मिलता है नॉन सेल्यूलर पार्ट। ठीक, जब आप सेल्यूलर पार्ट की बात करते हो तो सेल्यूलर पार्ट क्या होता है बेटा, इसमें ओनली ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, ओनली ल्यूकोसाइट्स पाई जाती है। और इन कंपेयर जब आप नॉन सेल्यूलर की बात करते हो, अच्छा एक चीज आप ओनली ल्यूकोसाइट्स तो देखिए, तो यहाँ पर कोई भी ब्लड प्लेटलेट नहीं पाई जाती है। प्लेटलेट मैंने आपको बताया हुआ था कि ये क्या होती है, ये कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या हम बोलते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये क्लॉटिंग वाली चीज यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। और नॉन सेल्युलर आप देखोगे तो यहाँ पर वाटर पाया जाता है, वाटर लगभग आपका 94% होता है। उसके बाद आप देखोगे तो कुछ सॉलिड चीजें पाई जाती हैं। सॉलिड चीजों में क्या आ जाएगा, सबसे पहले बेटा आ जाएगा प्रोटीन आ जाएगा, फैट आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, देखते जाइए सब, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद एंजाइम्स आ जाएंगे, एंजाइम्स के बाद आप देखोगे तो कुछ एंटीबॉडीज भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब एक चीज आप और देखिए कि जब हम इतनी बातें करते हैं तो लिम्फ की जरूरत क्या है हमें, बेटा लिम्फ की बहुत जरूरतें हैं हमें। ठीक है, सबसे पहले तो जरूरत है इसकी कि ये न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या ये न्यूट्रिटिव होता है, तो सप्लाई करता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन उन पार्ट्स को जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहली बात हो गई न्यूट्रिशन। दूसरी बात हम करते हैं ड्रेनेज की, जैसे तो भाई हर घर में ड्रेनेज की जरूरत होती है जहां पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है। ठीक सेम ऐसे अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड से जितना भी गंदी चीजें होंगी उनको निकाल करके यहाँ पर फेंक दिया जाएगा। सो ड्रेनेज का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब करेगा चीजें, अलग अलग तरह की चीजों को। उसके बाद डिफेंस की बात करते हैं, भैया डिफेंस कैसे,
देखो जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं और उसके बाद आप देखेंगे मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, बेटा ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं ये दोनों मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। और लिम्फेटिक सिस्टम आप देखेंगे ये उसमें पाया जाता है लिम्फ में। और आप देखेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम बैक्टीरिया के रिमूवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया के रिमूवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ये बात हो गई इतनी लिम्फ के बारे में। चलो भाई हो गया, रब कर दूं? चलो देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। ठीक है, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? हम बात करने जा रहे हैं लिम्फ नोड की। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, लिम्फ नोड क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है कि आप देखोगे बॉडी में तो कुछ कुछ जगह पर आकर के ये जंक्शंस बनाते हैं और ये जंक्शंस जो होते हैं इन्हीं पे आकर के बहुत सारी चीजें एग्रीगेट हो जाती हैं यहाँ पे। तो बेटा जो ये होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज लिम्फ नोड। ठीक, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और लिम्फ नोड बॉडी में अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, एक ही जगह पर नहीं, बहुत सारी जगह पर लिम्फ नोड पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसमें कि हमने ब्लड, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट, जितनी भी चीजें थी, ठीक, ब्लड प्रेशर, स्फिग्नोमेनोमीटर, ब्लड ग्रुप, जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और कि अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। 8th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कोशिश करूंगा मैं कि इस मंथ आपके खत्म हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून, लगे रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय